आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग आगे आगे वही बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे फिर से। मित्रों, एक बात आपको हम फिर कहेंगे कि हमने आपको धैर्य के साथ हमने आपको पढ़ाया है, और धैर्य के साथ आप लोग एक एक शब्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ऑब्जेक्टिव की तैयारी वास्तव में खतरनाक होती है। ठीक है, इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका अगर दाएं बाएं से भी पूछ ले तो उसके प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से एक ही प्रश्न को हल करना ये खतरनाक होता है, आप समझ लीजिए। क्योंकि क्या पता वही चीज ना आ जाए। जैसे हम आपको देख सकते हैं, कोई प्रश्न हम आपको देते हैं, मान लीजिए हम बोल दिए कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, दे दिए पानीपत के मैदान में हुआ था, कब हुआ था अगर ये पूछ लिए तब भी गड़बड़ ही है। ठीक है, कब हुआ था, कौन लड़ा था। इसलिए हम अगर कोई एक प्रश्न आपको दिखे हैं तो उसी में आपको हम सारी चीजें बता देते हैं, ताकि उसको अगर दाएं बाएं से भी अगर प्रश्न कोई आ जाता है तो आप उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं पूरे धैर्य के साथ आप पढ़िएगा, केवल प्रश्न के उसी उत्तर पे ध्यान मत दीजिएगा, उसके साथ में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है उस पर भी आप लोग अपना ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं कई बार आपको सुनना पड़े तो भी जरूर सुनिएगा। ठीक, चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, मुगल काल में जल सेना का प्रधान कार्यालय होता था। जल सेना का प्रधान कार्यालय कहाँ होता था? ढाका। ढाका कहाँ है आज के समय में? बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान से भारत में ही था। ठीक है, चलिए, मुगल काल में जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मित्रों, मुगल काल में जल सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो नाखुदा होता था। ठीक है, मीर अतीफ तोपखाने का अध्यक्ष होता था। फरछंग भी जो है नौसेना से संबंधित ये भी अधिकारी होते थे। ठीक है, चलिए, मुगल काल में तोपखाने के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो तोपखाने का अध्यक्ष हो जाता था उसे मीर अतिफ या दरोगा ए तोपखाना कहा जाता था। ठीक है, दरोगा ए तोपखाना या मीर अतिफ, दोनों में एक ही चीज। अगर यहाँ पे दरोगा ए तोपखाना आ जाए तो आप लोग गलत मत करिएगा, वो भी सही है। ठीक है, एक ही चीज मत पढ़िए, सारी चीजें आप पढ़िए। फेड़ दहाड़ फीलकफ गावकफ क्या है? ये सब मित्रों मुगल काल की तोपों के नाम है, बड़ी तोपों के नाम। जैसे नाम है ना इनका, भारी तोपें होती थी। मुगल काल की भारी तोपें होती थी जिसे जिन्फी तोपखाना कहा जाता था, यानी जिन्फी जो श्रेणियां होती थी जिन्फी तोपखाने की, उसमें जो है भारी तोपों को रखा जाता था। अगला है शमशीर। शमशीर क्या है? शमशीर जो है तलवार, साधारण तलवारों को शमशीर कहा जाता है। ठीक है, अगला है फिरोही। क्या है? फिरोही जो होती थी एक ऐसी तलवार होती थी जो बहुत तेज होती थी। ठीक है, शमशीर साधारण तलवारों को कहा जाता था जिसको लेकर सैनिक लड़ते थे। अब फिरोही ये विशेष तलवार होती थी। अगर इसके प्रयोग से ये था कि अगर किसी व्यक्ति की अगर सर पर वार कर दिया जाए तो बीच से दो भागों से बट सकता था, इतनी तेज होती थी। ठीक है, ये फिरोही होती थी। बाकी हल्दी घाटी में देखा जाए तो जो महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को बीच से फाड़ दिया था, बिल्कुल ऐसा वार किया था कि सर पे वार किया, उसका लोहे का टेप कटते 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 फिर जो है दो भागों में बंटते हुए पेट दो भागों में बंट दिया, आकर वो जो है उसके पेट के बीचों बीच दोनों जो है टांग उसकी अलग अलग हो गई। उसके बाद फार्म नीचे घोड़ा था वो भी कट गया था। सोचिए, इतना भयानक वार उन्होंने किया था बहलोल खान पे। और वो बहलोल खान जो इतना ताकतवर माना जाता था, कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, वही बहलोल खान, उसको इतना अभिमान था कि राणा प्रताप के सामने जाने में भी उसको डर नहीं लगा, और उसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ा कि उसको बीच से उन्होंने फाड़ दिया, घोड़े को भी काट दिया। सोचिए। ठीक है, तो ये फिरोही जो तलवार होती थी बिल्कुल उसी कैटेगरी की होती थी, बहुत तेज होती थी। ठीक है, लेकिन ताकत भी होना चाहिए मित्रों चलाने के लिए। मुगल काल में सम्राट द्वारा जो भर्ती सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो मित्रों, भर्ती सम्राट द्वारा जो भर्ती सैनिक होते थे उन्हें आहदी कहा जाता था। ठीक है, कई प्रकार के सैनिक होते थे, आहदी, दखली, कुकुमी, ये सब जो है घुड़सवारों की ही एक श्रेणियां होती थी। ठीक है, आगे सैनिकों के लेखा जोखा का कार्य कौन करता था? लेखा जोखा आप समझ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह और नाम लिखना, ये सब करना, पूरा देख रेख, पूरा लिखित, जैसे कहते हैं ना, पूरा लिखा पढ़ी, तो करता था मीर बख्शी नामक एक अधिकारी। मीर बख्शी नामक अधिकारी। नौसेना का सेनापति होता था। नौसेना का जो मुख्य सेनापति होता था उसे कहा जाता था मीर बहारी।
ठीक है। यहाँ सेनापति का नाम मीर बहारी, नौसेना अध्यक्ष नाखुदा। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष नाखुदा, सेनापति मीर बहारी। अध्यक्ष पूरा देखरेख करता है, ये सेनापति केवल लड़ाई के मैदान में सेनाओं का प्रयोग करता है। खानवा का संग्राम कब हुआ था? खानवा का संग्राम हुआ था मित्रों 1527 में, यानी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसी के जस्ट एक वर्ष बाद उसने 1527 में राणा सांगा को भी हराया था। दोनों युद्धों में तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग उसने किया था। ठीक है। खानवा का संग्राम किसके बीच हुआ था? राणा बाबर और राणा सांगा के बीच में। मेवाड़ के राणा सांगा थे मित्रों, इतना ध्यान रखिएगा, राजपूत राजा थे। राणा सांगा चित्तौड़ के राज सिंहासन पर कब बैठा? 1509 में। पानीपत विजय के बाद बाबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आगरा को। ठीक है। चलिए, तुलगमा दल किसकी सेना का अंग था? तुलगमा दल जो था वो बाबर की सेना का अंग था। तुलगमा दलों का मतलब ही होता था ये पीछे से घूमकर आते थे, बगल से दाएं बाएं का चक्कर लगाकर जाकर डायरेक्ट पीछे पहुंच के आक्रमण करते थे, वही होता था तुलगमा दल। दो प्रकार का, दायां तुलगमा दल, बायां तुलगमा दल, यानी दाएं तरफ से भी चक्कर लगा के पीछे पहुंचना है, बाएं तरफ से भी चक्कर लगा के पीछे पहुंचना है। ठीक है। चलिए, तुलगमा क्या है? तुलगमा है समरतंत्र या सामरिकी। समरतंत्र का मतलब युद्ध कला, सैनिकों के प्रयोग की कला को हम लोग समरतंत्र कहते हैं। लड़ाई के मैदान में सैनिकों के प्रयोग की कला को हम क्या कहते हैं? समरतंत्र। बाबर ने किस उज्बेक शासक से युद्ध के दौरान तुलगमा समरतंत्र सीखा था? तो मित्रों वो था फैबानी खान। जैसे भी आपको हम बता चुके हैं, फरेपुल के संग्राम में फैबानी खान ने बाबर को हराया था तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग करके। बाबर हार गया, लेकिन तुलगमा समरतंत्र सीख गया, उसका प्रयोग लाके उसने भारत के इब्राहिम लोदी और जो है राणा सांगा को हराया था। ठीक है। किस शासक ने खानवा के संग्राम में राणा शासक के साथ गद्दारी की? मित्रों गद्दारों की कमी भारत में तो है नहीं अपने यहाँ। वो था फिलहदी, जो राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, मुस्लिम भी था। उसने जो है राणा सांगा के साथ गद्दारी किया और डायरेक्ट बाबर से जा मिला, जिसके कारण राणा सांगा कमजोर पड़ गया। वो बाजू कमजोर पड़ गया जिधर से लड़ रहा था। ठीक है। और अचानक अगर युद्ध के मैदान में कोई गद्दारी करता है मित्रों, तो उसका विकल्प ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। बाबर ने पानीपत के संग्राम में सामने से आक्रमण हेतु कितना कितना स्थान खाली छोड़ा था? 40 गज। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 40 गज। आगे उसने जो है खाइयाँ खोदा था, खाइयों के पीछे मिट्टी का ढेर, मतलब उसके पीछे बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांध के लगाया था। फिर आगे तिपाहियों को रखा था, तिपाहियों पे तोपों और मस्केटों को टिकाया था। अब बीच बीच में खाली स्थान छोड़ा था कि यहाँ से हमारे सैनिक बढ़कर आगे आक्रमण करेंगे। ठीक है। चलिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मित्रों मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। वही शिवाजी जो छापामार युद्ध का प्रयोग करके औरंगजेब को धराशायी करते रहे। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? मित्रों शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक है। द्रोणाचार्य कौन थे? ये पांडवों और कौरवों के सैन्य विज्ञान के गुरु थे। आदि शंकराचार्य जी कौन थे? शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के महागुरु हैं। ठीक है। शिवाजी की युद्ध कला क्या थी? शिवाजी की युद्ध कला मित्रों यही थी, छापामार, गुरिल्ला। ठीक है। यहाँ कई चीज है, आप देख सकते हैं। छापामार ये भी युद्ध कला है जो शिवाजी की थी। तुलगमा इसमें दिया गया है। तुलगमा किसकी समरतंत्र था? किसकी युद्ध कला थी? बाबर की। आघात किसका समरतंत्र था? मोहम्मद गोरी की 1192 ईस्वी में दूसरे युद्ध में। ठीक है। प्रविष्टीकरण ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ये जर्मनी की युद्ध कला थी। ठीक है। प्रविष्टीकरण या इसे कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग प्रविष्टीकरण, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। शिवाजी के समय मुगल सम्राट था, कौन था? बाबर था। औरंगजेब था मित्रों। औरंगजेब के ही अत्याचारों से पूरी जनता जब त्राही त्राही कर रही थी, इसी की वजह से शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी ने औरंगजेब से छापामार युद्ध के द्वारा इसको हमेशा परेशान करते रहे। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? मित्रों शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, जो बीजापुर के एक जागीरदार थे। शिवाजी के पिताजी किस राज्य के जागीर थे? सॉरी बच्चों, अहमदनगर के। ठीक है। अहमदनगर राज्य के जागीरदार थे। अभी हम आपको बीजापुर बता दिए, लेकिन अहमदनगर राज्य के जागीरदार थे। शिवाजी की माता कौन थी? मित्रों शिवाजी की माता थी माता जीजाबाई। ठीक है। जीजाबाई।
पहाड़ी चूहा किसे कहा गया? मित्रों, इतिहास में पहाड़ी चूहा कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा, किसको कहा? शिवाजी को। पहाड़ी चूहा इसलिए कहा था कि शिवाजी छापामार या गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे, मारकर, जिसका सिद्धांत है गुरिल्ला युद्ध कला का, युद्ध में जो उसका समर तंत्र है वो मारो और भागो पर आधारित है। यानी मारो और मारकर भागो। भाग कर जाओगे कहाँ? छुपना है आपको। छुपेंगे कहाँ? पहाड़ियों में, पहाड़ियों की गुफाओं में। ठीक है। तो शिवाजी औरंगजेब की सेना पे अचानक आक्रमण करते थे और भागकर जो है उसमें पहाड़ियों में छुप जाते थे। इसीलिए औरंगजेब उनको पहाड़ी चूहा कहता था। भाई चूहा बिल में रहता है, तो शिवाजी भी भाग कर छुपते थे। कहाँ पे? गुफाओं में छुपते थे। ठीक है। चलिए, शिवाजी का कार्य क्षेत्र था। भाई शिवाजी कहाँ के थे मित्रों? मित्रों, शिवाजी आप जानते हैं, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे, छापामार युद्ध का प्रयोग करते थे। छापामार युद्ध वहीं सफल होगा जहां पर पहाड़ियां हो और पहाड़ियों के अतिरिक्त छुपने योग्य स्थान हो, जंगल हो, क्योंकि इनका जो सिद्धांत होता है मार कर भागो, भाग कर छुपो, वही होता है। तो शिवाजी का जो कार्य क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र। ठीक है। बाकी राजस्थान में पहाड़ियां नहीं होंगी, वो तो बिल्कुल मरुस्थल है। उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ियां नहीं है, जो भी है महाराष्ट्र में है। ठीक है। चलिए, इतिहास में छत्रपति के नाम से जाना जाता है, तो छत्रपति के नाम से मित्रों शिवाजी को जाना जाता है। ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की कब की? 1674 ईस्वी में। ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत वीडियो लंबा करेंगे तो आप लोग उबने लगेंगे। ठीक है। चलिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मित्रों, हमने देखा है 70% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत से बच्चे हैं। थोड़ा सा भी अगर हम आपको लाभ प्रदान कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब आप लोग भले ना करें, हमें तो खुशी होती है कि कुछ लाभ हम आपको दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपसे भी थोड़ा लाभ हमको भी मिल जाएगा। फिलहाल आपकी मर्जी है, जो इच्छा हो वो कीजिए। ठीक है। चलिए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी जम के करिए, अमल लगा के सुनिए इसको, भले सब्सक्राइब मत कीजिए।